नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और देश दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं प्रशांत जुर्हे। कुछ अहम खबरें सबसे पहले जो हम आप तक पहुंचाएं। पीएम बिहार दौरे पर आज थे और बिहार विधानसभा से पहले ही उन्होंने एक तरह से चुनावी शंखनाद बिहार में आज कर दिया है। मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक रैली भी की है। किस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए, विस्तार से ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। अहम खबर स्पॉट फिक्सिंग और क्रिकेट से जुड़ी हुई, जिसमें सबूतों के अभाव में शेषन, चंडीला और चौहान को बरी कर दिया गया है और इससे अब माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को एक करारा झटका भी लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। क्या है यहां का आलम, वो भी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी की तैयारियां अब और ज्यादा तेज कर दी गई है, लेकिन इस बीच याकूब के परिवार ने IBN 7 से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं सड़क हादसे में बेहोश एक जख्मी शख्स को अस्पताल से जबरन बाहर निकाल दिया गया और दिल्ली के LNJP अस्पताल की संवेदनहीनता इस तरह से सामने आई है। पूरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मिलावट की मार से 2 परिवारों के 12 लोग लकवे के शिकार हो गए। लेकिन सबसे पहले बात बिहार से। बिहार में आज थे PM मोदी और ऐसे में उनका ये दौरा बेहद अहम था। सबकी नजर थी उनकी एक घोषणा पर, जिस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मसला था विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन इस बीच उन्होंने ये जरूर कहा, आश्वासन भी दिया कि विशेष राज्य के पैकेज से भी ज्यादा बड़ी चीज वो बिहार के लिए करने जा रहे हैं और सही वक्त पर बाकायदा इसका वो ऐलान भी करेंगे। पीएम मोदी और नीतीश की पहली मुलाकात पटना में मंच पर हुई। इस सियासी माइंड गेम में पहला मौका मिला नीतीश कुमार को। उन्होंने इशारों में ये जताने की पूरी कोशिश की कि जिन योजनाओं का शुभारंभ करने पीएम मोदी बिहार आए हैं, असल में वो पिछली सरकारों के हैं और उनमें से कई योजनाओं को अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये जो दनियामा और बिहार शरीफ रेल खंड का आज उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत पहले से बन रहा था। और अगर सच पूछिए तो आदरणीय अटल जी के सरकार के समय अगर 6 महीना पहले चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ होता तो ये 2004 में चालू हो गया होता। अब बारी आई पीएम मोदी की और उन्होंने नीतीश की हर बात का जवाब दिया, लेकिन साथ ही अपना सियासी पासा भी फेंका। मैं नीतीश जी की बात से सहमत हूं कि अगर अटल जी की सरकार का चुनाव थोड़ा देर से होता, 6 महीने मिल जाते, तो उस समय अटल जी के मार्गदर्शन में, और यहीं के रेल मंत्री थे नीतीश जी, ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया। शायद पाटलिपुत्र की जंग का भी असली चैप्टर बाकी था। पीएम मोदी यहां से मुजफ्फरपुर की रैली में पहुंचे। भारी भीड़ को देखकर गदगद पीएम ने बिहार सरकार और नीतीश पर कई तीखे वार किए। कौन सांप है, कौन सांप नहीं है, कौन जहर पीता है, कौन जहर पिलाता है। अरे भाई, ये तुम दोनों तय कर लो, तुम दोनों तय कर लो। सांप कौन है, जहर कौन है, कौन जहर पिलाता है, कौन जहर पीता है, आप दोनों का अंदरूनी मामला है। कमरे में बैठ करके तय कर लो। इस बिहार की जनता को जहर पीने के लिए मजबूर मत करो। तो इस तरह से आज दिन भर पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जय और मात का खेल चलता रहा। आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग चलती रही। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि नीतीश के DNA में ही दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी को पद से हटा करके उन्होंने महादलितों के साथ धोखा किया है। क्या राजनीति में इतनी छुआछूत? क्या सार्वजनिक जीवन के ये संस्कार कि टेबल पर परोसी हुई थाली खींच लेना? मेरे मन को बड़ी चोट पहुंची थी। मैं कभी बोला नहीं कभी उसका मला रखा, मैंने मन में रखा, ठीक है भाई। लेकिन जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली,
एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का डीएनए अपने विरोधियों को भी आदर और सत्कार देने का होता है। जब पीएम मोदी की ओर से इतने वार किए गए तो नीतीश कुमार कहां चुप रहने वाले थे। ट्विटर के जरिए उन्होंने पलटवार किया और अपनी बात भी सामने रखी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है कि मोदी जी ने यह कहा कि मेरा डीएनए खराब है, मैं बिहार का बेटा हूं और ऐसे में मेरा डीएनए तो बिहार के लोगों का डीएनए है। मैं बिहार की जनता पर छोड़ता हूं कि आखिर उनके डीएनए को खराब बताने वाले को वो कैसे जवाब देती है। आज सुबह सुबह ही एक कार्यक्रम में दोनों एक मंच पर दिखाई दिए, पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यहां साझा करते हुए मंच को दोनों एक दूसरे से कुछ बातें भी कर रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता चला गया, इनके चेहरे से मुस्कान गायब होती चली गई, रिश्तों की ये गर्माहट खत्म होती चली गई और लोगों का ध्यान एक ऐसे लम्हे पर भी खिंचा दिखाई दिया जब दोनों के जुबान पर चुप्पी थी और एक दूसरे को वो बिल्कुल नजरअंदाज करते दिखाई दिए। इन दोनों तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, दोनों का फर्क भी देख लीजिए। पहली तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के वेटनरी कॉलेज पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। इस दौरान दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने यहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अलावा दनियावा बिहार शरीफ रेलवे लाइन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने यहाँ IIT पटना के कैंपस का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पहले सीएम नीतीश कुमार ने भाषण दिया और फिर पीएम मोदी ने अपनी बात कही। मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुटकी ली तो उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंच से ही दिया। वेटनरी कॉलेज के बाद पीएम मोदी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ICAR के वार्षिक समारोह में पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। लेकिन पहले की तरह मुस्कुराने की बजाय यहां पीएम मोदी और नीतीश चुप नजर आए। तो आज बिहार दौरे पर पीएम मोदी, और ऐसे में उन्होंने सिर्फ नीतीश पर ही हमला नहीं किया बल्कि लालू प्रसाद यादव पर भी हमला किया। ऐसे में लालू कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने क्या पलटवार किया, आप भी सुनिए। ये कहा कि नीतीश के डीएनए में दोष है, हमारे विषय में बोला कि परिवार के लिए जहर पिए और ये बोला कि ये हमारे पार्टी को बोला आरजेडी को कि रोजाना जंगल पार्टी। ये खुद भारत जनता भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी और नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया जानता है। और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कि बालटाल में बादल फटा, ऐसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऐसे में यहां सबसे खासा असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है और फिलहाल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बालटाल की हैं। शुक्रवार रात बादल फटने के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए बने बालटाल कैंप में हर तरफ तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। बालटाल कैंप के कई टेंट और दुकानें बाढ़ में बह गए। यहाँ बड़े हिस्से में पानी और मलबा जमा हुआ है। करीब 780 लोगों को यहाँ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। वहीं पुंछ में CRPF के 2 मोर्चे भी इसकी चपेट में आ गए। यहाँ तैनात सेना के 2 जवान अभी भी लापता है, जबकि 4 जवानों को बचा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बने BSF के पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से श्रीनगर लेह मार्ग पर 7 जगह पर भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद रास्ते को बंद कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही इस रास्ते पर बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। और जम्मू कश्मीर के बाद अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर बैतूल में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में प्रभात पट्टन के पास अचानक नदी में बाढ़ आ गई और यात्रियों से भरी हुई एक बस इसमें फंस गई। आखिरकार उसे एक ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया। इधर मुंबई हमलों के गुनहगार याकूब मेमन के फांसी की तैयारी पूरी कर ली गई है और ऐसे में अब जबकि उन्होंने गवर्नर से याचिका लगाई है, आला अफसरों ने गुजारिश की है कि उनकी इस मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया जाए।
डेथ सेंटेंस देकर क्या इंसाफ मिल जाएगा? डेथ सेंटेंस देके किसी को इंसाफ मिलता है? जस्टिस नहीं मिलता है किसी को डेथ सेंटेंस देकर। ऐसे हम करेंगे आई फॉर एन आई, तो फिर हर कोई अंधा हो जाएगा। ये तो गांधी जी ने बोला है ना, आई फॉर एन आई, तो वो तो फिर हर कोई अंधा हो जाएगा। इसलिए किसी के बदले किसी को, किसी के बदले किसी को, ऐसा नहीं है। दाऊद इब्राहिम टाइगर मेमन इस पूरे इसके लिए जिम्मेदार और फंस गए हैं जो हैं। एक आखिरी चीज जाने से पहले आप आखिरी कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से, कोर्ट से बचाव में? मैम आप भी कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, बस मर्सी पेटिशन, मर्सी हम लोग मांग रहे हैं एंड वी हैव फुल फेथ इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उनकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया। और खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी सड़क हादसे में जख्मी हुए शख्स को किसी अस्पताल में यहां उपचार नहीं मिलेगा? क्या उसे डॉक्टर्स बिना उपचार के लिए वापस भेज देंगे? ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि दिल्ली के LNJP अस्पताल में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। अपने घर के बिस्तर पर अचेत पड़े 30 साल के आजाद को कब होश आएगा किसी को नहीं पता। दिल्ली के वजीरपुर गांव के 2 मासूम बच्चों के पिता आजाद कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। पुलिस ने उन्हें LNJP अस्पताल पहुंचाया। परिवार जब अस्पताल पहुंचा तो आजाद बेहोश थे। परिवार की तरफ से डॉक्टरों से लगातार मिन्नतें और मान मुनव्वल के बावजूद 23 जुलाई को आजाद को जबरन छुट्टी दे दी गई। सोनिया का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उनकी गुहार नहीं सुनी और कोई रास्ता ना देख वो पति को घर ले आई। मैं कह रही सर इनको इतने ऐसे हालत में कैसे लेके जाऊं यहाँ से? तो कह रहा है मरना ही तो है, ऐसे यहाँ पे भी मरेगा वहाँ पे भी मरेगा। आराम के तुम्हें तो आराम पच रहा है, यहाँ पे पड़े हो सब कुछ के बेड तोड़ने लग रहे हैं यहाँ पड़े पड़े। उधर जब IBN7 ने अस्पताल से संपर्क किया तो हमें बताया गया कि इस तरह के मरीजों को लंबे वक्त तक रखने के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं है। और अब खबर गुजरात के गांधीनगर से सटे देहगाम इलाके से, जहां पर 2 परिवार मिलावट के चलते आज आखिरकार अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यहां पर 2 परिवारों के 12 सदस्य लगातार बीमार हैं और ऐसे में अब इन्हें पैरालिसिस भी हो। मिलावट लोगों की जिंदगी को किस कदर मुसीबत में डाल रही है, इसका जीता जागता उदाहरण गुजरात गांधीनगर से सटी देहगाम में देखने को मिला। दोनों परिवारों के छोटे से लेकर बड़े तक सभी सदस्यों को 2 कदम चलने के लिए भी सहारे की जरूरत होने लगी है। दरअसल अनुराधा सोसाइटी के 2 परिवारों को गेहूं सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने अरंडी का तेल यानी कि कस्टर्ड ऑयल मिलाया था, लेकिन जब गेहूं का आटा खाना शुरू किया तो उनके हाथ पांव में जकड़न आ गई और कुछ दिनों में चलना फिरना भी मुहाल हो गया। जब तेल की जांच कराई गई तो उसमें पेरोक्साइड की मात्रा 4% तक पाई गई। तो घर में 7 जनों को घर में बैलेंस खड़े रहने के नहीं हुआ बराबर, और पग हाथ जूठा पड़ गया। चलने में दिक्कत हो रही थी, बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, और अभी इतना बढ़ गया है कि हमें खाने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। रोटी भी नहीं टूटती है और पेन से लिखा भी नहीं जाता है। पता चला कि ये फूड पॉइजन है और किसी ऑयल के कारण ये शरीर में हुआ है, जिससे ये शरीर की नसें है ना वो जकड़ गई है, उसके कारण शरीर में हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये न्यूरोपैथी की बीमारी है जो किसी जहरीले पदार्थ के खाने से होती है। मामले में फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर अरंडी के तेल का सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। हाथ की सफाई दिखाकर हेराफेरी, फिल्मों में ये आपने कई बार देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी की कुछ ऐसी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर 2 शातिर ठगों ने दिल्ली के करोल बाग में लाखों का चूना लगा दिया एक हीरा व्यापारी बनकर। लिफाफा टेबल से उठाया और अपने पास रखकर ठीक ऐसा ही लिफाफा वहीं टेबल पर रख दिया, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ठगों की ये पूरी करतूत दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने CCTV के फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर दोनों ठगों को गुजरात से धर दबोचा है। पुलिस ने ठगों से 22 लाख का ठगी का डायमंड भी बरामद कर लिया है। फोन मिलाया तो उसके अंदर उन्होंने फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो मेरे को शक हुआ, तो मैंने पैकेट खोला तो माल की जगह पे जरकन डाले हुए थे। मैंने हाथ की सफाई करके हीरे के बदले में जरकन अपने साथ करके एक्सचेंज करके। एक नरसी भाई है जो कि 54 साल का 54 ईयर्स,
एक कृष्ण भाई है जो कि 57 ईयर्स का है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और सारे डायमंड्स रिकवर कर लिए हैं। हीरों के अलावा पुलिस ने कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। दोनों पर ठगी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में घिरे 3 क्रिकेटर्स को आज बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट ने इन्हें आज सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। तीनों क्रिकेटर एस शेरसन, अजीत चंदेला और अंकित चौहान को आज कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। पूरे मामले में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने तमाम 36 आरोपियों को बरी कर दिया है। लेकिन ये फैसला आने के बाद शेरसन भावुक भी दिखाई दिए। शेरसन ने भरोसा जताया है कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें बीसीसीआई से भी राहत मिलेगी और एक बार फिर देश के लिए उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। मैं आपसे क्या बोलूँ, आप भगवान की शुक्र है, आप सबकी दुआ है। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी फ़िलहाल कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। फैसला सच में किसी को उम्मीद नहीं थी, आपको कितनी उम्मीद थी कि आप बरी हो जाओगे? मेरे को पूरा भगवान के ऊपर पूरा उम्मीद है और जुडिशरी सिस्टम में उम्मीद है। मैं इतना दुआ करूंगा कि जितना जल्दी हो सके फैसिलिटीज़ यूज़ करने का मौका मुझे मिले और फिटनेस अपना प्रूव करे और क्लब क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।